तो दोस्तों, हमारे द्वारा जो समाधान मैच चलाया जा रहा है उसके अंतर्गत आपकी क्लास है, उसको आगे बढ़ाते हुए आज बेसिकली एक इंट्रोडक्शन क्लास हमने आपके साथ पहले ली थी, उसको हम शेयर कर चुके हैं। बेसिकली इसमें ये जानना है कि देखो, आप सभी जानते हैं कि इस बार जो एग्जाम आई और जिस तरीके से सीसेट के महत्व को इस बार बढ़ा दिया, कि किस तरीके से सीसेट आपकी तैयारी का एक पार्ट होना चाहिए, उसी चीज को ध्यान में रखते हुए समाधान बैच आपके लिए चलाया गया है। और इस बैच के अंतर्गत बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ाया जाएगा, ताकि आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से, बिल्कुल जिनको मैथ का भी डर हो, जिन्होंने आज तक रीजनिंग भी नहीं पढ़ी हो, जो नॉन मैथमेटिक्स के कैंडिडेट है, जो ह्यूमैनिटी के कैंडिडेट है, बायोलॉजी के कैंडिडेट है, वो कोई भी कैंडिडेट हो, बिल्कुल जीरो से आपको मैथ सिखाएंगे। और उस मैथ को आप यूपीएससी की एग्जाम, स्टेट पीसीए की पीसीएस की एग्जाम, ईपीएफओ की एग्जाम, विभिन्न प्रकार की जगह आप उसका यूज कर सकते हो और आसानी से आपकी किसी भी एग्जाम को निकालने में डेफिनेटली हेल्पफुल रहेगा। तो हमारे जैसे कि पहले वीडियो में आपको काफी चीजें बता दी गई थी, उस वीडियो को आपके साथ शेयर कर दिया गया था। इस क्लास के अंतर्गत आज की जो इस क्लास होगी, इस क्लास के अंतर्गत अगर हम देखें तो सबसे पहले हम क्या क्या डिस्कशन करेंगे उन टॉपिकों को हम आपको बता देते हैं। क्लास की अवधि ज्यादा बड़ी नहीं, बिल्कुल छोटी रखेंगे, ताकि आपको अपने उचित समय के आधार पर आप उसको देख सकते हैं। आज हमारा पहला टॉपिक, अगर मैं बता रहा था आपको कि पहला टॉपिक होगा हमारा नंबर सिस्टम। क्या हो गया? नंबर सिस्टम, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि आपको मैथ को समझना है, मैथ को जानना है, तो सबसे पहले अगर आपको पढ़ना है तो वो नंबर सिस्टम है, जिसे बोलते हैं हम संख्या पद्धति। संख्या पद्धति के इस टॉपिक में बहुत सारी चीजें हैं, उनको जानेंगे। सबसे पहले इस टॉपिक के अंतर्गत हम जानेंगे कि संख्याएं क्या है, कितने प्रकार की होती है, क्योंकि यूपीएससी में कई बार आपसे पूछा जाता है भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, परिमेय संख्या है, पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। उन संख्याओं के बारे में यहाँ हम अच्छे से जानेंगे किस तरीके से इनको हम कर सकते हैं। तो एक तो आपका ये टॉपिक रहेगा संख्या पद्धति का। इसमें हम एक तो संख्या के बारे में जानेंगे कि संख्या क्या है, जिसे बोलते हैं नंबर। एक तो हम नंबर्स के बारे में जानेंगे। दूसरा, इसमें हम इसी टॉपिक के अंतर्गत, अगर नंबर सिस्टम है, दूसरा जानेंगे भाजकता के नियम। यानी कि ये यूपीएससी सवाल बहुत पूछती है। इस बार आपसे एक सवाल पूछ सकता है कि कौन सी संख्या है, ये संख्या दी गई है, ये किस किस से डिवाइड होगी, किस किस का इसमें पूरा पूरा भाग जाएगा, और उसके नियम होते हैं। उन नियमों को जानेंगे कि भाई 3 का क्या नियम है, 5 का क्या नियम है, 7 का क्या नियम है, 37 का क्या नियम है। उन सारे नियमों को जानेंगे, क्योंकि वही आपके क्वेश्चन के आधार होते हैं। और इतना ही नहीं, आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उनका सपोर्ट बिल्कुल ले सकते हैं। इसलिए एक भाजकता के नियम है, उनको इस टॉपिक, इस नंबर सिस्टम के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। अगला इसी नंबर सिस्टम के अंतर्गत हमारा टॉपिक रहेगा इकाई के अंक की जांच। यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, हर एग्जाम में इस टॉपिक से इकाई के अंक की जांच। आप सभी जानते हैं इकाई के अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है इकाई के अंक की जांच, इकाई का अंक कौन सा होगा इसमें। बहुत बड़ी संख्या आपको दे देंगे, फिर पूछेंगे इसमें इकाई का अंक कौन सा होगा। जैसे मान लें, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 91 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 15 इंटू 11। ठीक है ना? इतनी बड़ी कोई संख्या दे दी, अब आपसे पूछा गया कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो हम इसमें विभिन्न प्रकार के मेथड है उनको बताएंगे, लेकिन मैं सिंपल बताता हूँ। इसमें मान लो 17 भी हो गया, ठीक है, कितनी भी कोई संख्या देते हैं, आपको कितना ही घुमा दे, आपको कुछ नहीं करना है। सिंपल सा नियम है, बस इकाई के अंक को गुना कीजिए। इसका इकाई का अंक एक, इसका इकाई का अंक एक, इसका जीरो, इसका पांच, इसका एक, इसका सात, इनको गुना कीजिए। तो सात एकम सात, सात तो पांच, सात से पांच से करेंगे 35, 35 को जीरो से करेंगे। आप सभी जानते हैं किसी भी संख्या को जीरो से गुणा करेंगे तो उसमें इकाई का अंक क्या आएगा? जीरो। इसलिए इस पूरे को यदि आप गुणा करेंगे तो इसका इकाई का अंक क्या आएगा? जीरो। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मेथड है जिनको आपको बताया जाएगा। आप संख्या को देखकर मत घबराना। यूपीएससी, स्टेट पीसीएस की एग्जाम या एसएससी में कई जगह आपसे पूछे जाते हैं कि इकाई का अंक क्या होगा। देखो, बीपीएससी में 15 नंबर के क्वेश्चनों को, मतलब ये आपका पावरफुल हथियार रहेगा। यूपीपीसीएस में सी सेट क्लियर करवाएगा, एमपीपीसीएस में सी सेट क्लियर करवाएगा, यूपीएससी में सी सेट क्लियर करवाएगा। इसलिए ईपीएफ में 20 से 25 क्वेश्चनों को आपको सोल्व करवाएगा। इसलिए ये टॉपिक आपके लिए अहम होंगे। ये मैथ का जो सी सेट समाधान बैच है, डेफिनेटली आपके लिए बिल्कुल अहम रहेगा। बिल्कुल आप इसको ज्वाइन कीजिए। आपको सारी डिटेल है वो टेलीग्राम चैनल पर, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी। उस पर आप कोई भी डिटेल जान सकते हैं। तो एक आपका इकाई का अंक नियम है, इसको इसमें पढ़ेंगे।
इसके अलावा एक नियम होता है जातीयता मान और स्थानीय मान, बिल्कुल लोकल, बिल्कुल बहुत, जातीय मान व स्थानीय मान, इनको देखेंगे कि क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। इसके अलावा कुछ भाजक के नियम होते हैं, उनको देखेंगे। इन दोनों मंत्र, भाजकता का मतलब कोई संख्या किससे भाजित होगी, इसमें पूरा भाजक का नियम होता है, बैज भाजक भागफल शेषफल क्या होते हैं उसमें। और इसके बाद इसी में होगी शेषफल थ्योरी। ये जो भाजक के नियम पढ़ते हैं इसी में ही शेषफल थ्योरी पढ़ते हैं। शेषफल, शेषफल यूपीएससी बहुत क्वेश्चन पूछती है आपसे, इसमें शेषफल क्या होगा, ठीक है। आपसे डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो वो आपको अच्छे से हम बताएंगे क्या क्या नियम है, बिल्कुल ट्रिक्स के साथ, ज्यादा आपको डिफिकल्टीज नहीं करनी है, वो चीजें आपको एक बेसिक चीज पता होनी चाहिए, ये आपको इसमें देखेंगे। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के फॉर्मूलेज, फॉर्मूला देखेंगे जो कैलकुलेशन में काम आएंगे आपके, कि आप प्रथम प्राकृतिक संख्या का योग कैसे होता है, उनके विभिन्न प्रकार की चीजें, मेथड होते हैं, उन विभिन्न प्रकार के फॉर्मूलेज को भी इसमें देखेंगे, ताकि आप बेहतर तरीके से उनको जान सके और उनसे संबंधित क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से सॉल्व कर सके। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यदि मैं आगे बढ़ूं इसमें, तो सबसे पहले दोस्तों आपको देखना है, सबसे पहले आपसे पूछा जाए, कोई पूछे आपसे कि परिमेय संख्या क्या होती है, देखो जिसको आता है वो ये मत सोचना इतना सिंपल में पढ़ूंगा क्या, लेकिन भाई हम उन कैंडिडेटों को भी ध्यान में रख रहे हैं इसमें जिनको कुछ नहीं आता, जिनको कुछ नहीं आता उनको भी इसमें ध्यान में रख के स्टार्ट करेंगे। इसलिए यदि किसी को आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो प्लीज इनको थोड़ा सा ध्यान दें। सबसे पहले होता है एक परिमेय संख्या, आपसे पूछा जाए परिमेय संख्या है कि परिमेय जिसे बोलते हैं रियल नंबर, ठीक है। परिमेय संख्या क्या होती है, तो सबसे पहले इसका एक फॉर्मूला होता है कि परिमेय संख्या, परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे भिन्न के रूप में लिखा जा सके, भिन्न के रूप में लिखा जा सके। पहला, ठीक है, जैसे P बटे Q, एक तो परिमेय संख्या होती है, और इसका मतलब इसमें यह ध्यान रखना Q करीब कभी भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि यदि Q जीरो हो गया तो पूरी संख्या ही पूरी जीरो हो जाएगी, वो अनंत हो जाती है। इसलिए तो परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसे भिन्न के रूप में लिखा जा सके, जिसका वर्गमूल और घनमूल निकाल सकते हैं, जिसका वर्गमूल भी निकल सकता है, वह घनमूल भी निकल सकता है। जैसे आपके सामने एक संख्या रखूं मैं, मान लें 16 है, तो 16 का वर्गमूल निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 4। ध्यान रखना, वर्गमूल और वर्ग में डिफरेंस होता है। अगर मैं बोलूं 4 का वर्ग, तो 4 का वर्ग होता है 16, अगर मैं बोलूं 16 का वर्गमूल तो ये कितना होगा, 4। तो उसका वर्गमूल या घनमूल निकले, घनमूल जैसे कोई संख्या ले लूं मैं आपसे, जैसे एक संख्या हो गई 27, तो 27 किसका होता है आपको पता है, 3 का घनमूल होता है। अगर आप 3 को 3 बार गुणा करेंगे तो 27 आ जाएगा। तो घनमूल और वर्गमूल के रूप में उसको लिख सकते हैं, उस संख्या को हम क्या बोल सकते हैं, परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या है बोल सकते हैं। जैसे आपको एग्जांपल और भी दो, जैसे पहला भिन्न, बिल की बात, एक और शब्द इसमें, एक और पॉइंट जिसके मतलब एक तो वर्गमूल निकाल सकते हैं, घनमूल निकाल सकते हैं, या जिसमें दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति हो, जैसे दशमलव के बाद अंकों की, जिसमें तीसरा पॉइंट क्या होगा, तीसरा जिसमें दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति हो। जैसे आपको मैंने एक संख्या दे दी, जैसे एक संख्या है आपको 0.333, ये क्या है, 10 अंकों के बाद और अनंत तक चल रहा है ऐसे। तो देखो इसका भी हमारे पास फंडा होता है, कैसे इसको हम जब डेसिमल पढ़ेंगे आपको कि इसको कैसे हम दशमलव में बदल सकते हैं। अभी ये क्या है, पॉइंट में है, यदि इसको मैं दशमलव में बदलूं तो कैसे इसको दशमलव में बदल सकता हूं, इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं 0.3 के ऊपर बार, ऐसे लिखा जाता है इसको, ठीक है। अब कभी भी 0.3 के ऊपर बार है, इसको सोल्व करते हैं तो एक मेथड होता है कि दशमलव के बाद जितनी संख्याओं के ऊपर बार होता है उतना 9 लिखे जाते हैं, इतना 9 लिख दूंगा मैं नीचे, ठीक है, हर में उतना ही मैं 9 लिख दूंगा। ध्यान रखना, 10 के बाद जितनी संख्याओं के ऊपर बार होते हैं उतने ही मैं 9 लिख दूंगा, तो मैंने 9 लिख दिया। उसके बाद पूरी संख्या लिख दो, पूरी संख्या लिख दी मैंने 0, और जिन संख्याओं के ऊपर, मान लें इसमें किसी अंक के ऊपर कोई बार नहीं है, मान लें इसमें बार किसके ऊपर नहीं है, 0 के ऊपर बार नहीं है, उसको हम घटा देंगे, तो घटा देंगे डायरेक्ट, तो 0 थ्रू में से 0 गया तो कितना बचा ऊपर 3,
और नीचे 9, इसको भाग देंगे हम तो कितना हो जाएगा 1/3, और 1/3 में आप भाग देके देख लो 1/3 का आपका कितना आएगा 0.333, अनंत बार तक ये चलता रहेगा, इसलिए हम इसको लिखते हैं 0.3 के ऊपर बार। तो ये संख्या है, ये संख्या भी आपकी कौन सी होती है दोस्तों, ये संख्या भी आपकी परिमेय संख्या होती है। तो परिमेय संख्या की बेसिक परिभाषा आपको बताइए कि जिसे दशमलव के रूप में लिख सकते हैं, जिसका वर्गमूल घनमूल निकल सकता है, उसे ही रियल नंबर का नाम दिया गया है। ठीक है ना, ये आपके डिफरेंट टाइप के मैंने एग्जांपल आपको बता दिए हैं। जैसे आपके समक्ष एक एग्जांपल में देता हूँ, मान ले कोई संख्या ऐसे लिखिए 0.13, अब ऐसे आपके समक्ष लिखिए, अब इसके ऊपर ऐसे लग चल रहा है ऐसे, अब आपसे पूछा गया कि इसको दशमलव में बदलिए, दशमलव नहीं, इसको अंश हर में बदलिए। ये आपको पता है क्या है, रियल नंबर है। ठीक है ना, अब मुझे क्या करना है, मैंने अभी एक नियम पढ़ा है, नियम ये कहता है कि यदि कोई संख्या, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो रिपीट का मतलब बार से करता हूं, 0.1.6, ध्यान रखना 6 ही रिपीट हो रहा है, इसलिए मैं 6 के ऊपर ही बार लगाऊंगा, इसको बार बोलते हैं, 0.16 के ऊपर बार। अब ध्यान रखना, मैंने आपको एक नियम बताया था, नियम क्या कहता है कि जितने दशमलव के बाद जितने अंकों के ऊपर बार हो, हर में उतने ही 9 लिखे जाते हैं, 9 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, एक एक बार है इसलिए 9 लिख दिया, पहला। दूसरा, दशमलव के बाद जितने अंकों पर बार नहीं है उतनी जीरो लगाई जाती है, तो कितने अंक है, एक, एक बार नहीं है, एक के ऊपर बार नहीं है इसलिए एक जीरो लगा दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब पूरी संख्या लिखो दशमलव हटा के, दशमलव हटा के मैंने पूरी संख्या लिखी 016, ये पूरी संख्या लिख दी। अब जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उसको घटा दो, तो किसके ऊपर बार नहीं है, -0, 1 के ऊपर बार नहीं है, क्योंकि 1 के ऊपर बार नहीं है इसलिए, तो इसको घटा दूंगा, कितना बचेगा 16 - 1 = 15/90, और 15 को मैं भाग दे लूंगा 5 से, 15 छक्की 90, 1/6, और 1/6 को यदि मैं सॉल्व करूं तो यही आएगा, इसलिए मैंने दशमलव को अंश हर के रूप में कन्वर्ट कर दिया। तो यदि कोई संख्या इस प्रकार की हो तो उसको आसानी से हम हर के रूप में बदल सकते हैं। यदि कोई संख्या मान लो नॉर्मली दी गई है 0.57, आपको कोई संख्या दी गई है, और यदि इसको दशमलव में बदलना है तो आप जानती हैं कि दशमलव के बाद कितने अंक है, 2 अंक, तो 2 जीरो लगा देंगे, 100 लिख देंगे इसको, और ऊपर कितना कर देंगे 70। दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं, एक के बाद हम उतनी जीरो लगा करके इसको किस में बदल सकते हैं, दशमलव के रूप में बदल सकते हैं। तो ये हो गया कि हम कोई भी संख्या है, ये रियल संख्याओं के एग्जांपल है, मैं आपको बता रहा हूँ, यदि मान लो कोई क्वेश्चन आ जाए कि जैसे आपके समक्ष कोई संख्या आ जाए कि यार इसको सोल्व कैसे करना है, तो ध्यान रखना इसको सोल्व करना कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। एक एग्जांपल और मैं आपके समक्ष देता हूं, जैसे मान लो कोई संख्या है, आगे बढ़ते हैं इसमें, जैसे कोई संख्या और थोड़ी बड़ी देते हैं हम, 10.0333 ऐसे अंत तक चल रही है। अब आपसे कोई पूछे कि भाई इसको आप 10, इसको अंश और हर में बदलिए, ठीक है ना, इसको आप अंश और हर में बदलें, या आपको मैं एक चीज थोड़ा सा और लेवल बढ़ाएंगे हम इसमें, धीरे धीरे, अभी समझो यहाँ तक। अब इसको अंश हर में बदले तो सबसे पहले इसको मैं कैसे लिखता हूँ, 10.03 के ऊपर बार, क्योंकि जो संख्या रिपीट हो रही है उसके ऊपर मैं बार लगाऊंगा, अगर एक संख्या रिपीट हो रही है तो एक के ऊपर बार लगाऊंगा, ठीक है ना, इतना मैंने लिख दिया। अब देखो, अब इसको अंश में बदलने के लिए मुझे क्या लिखना है कि पहला, जितने दशमलव के बाद जितने अंकों पर है बार है उस पर मैं 9 लगाऊंगा, एक बार है 3 के ऊपर इसलिए 9 लगा दिया। दशमलव के बाद जितने अंकों पर, देखिए दशमलव है, इसके बाद एक अंक है जिसपे कोई भी बार नहीं, उतने में जीरो लगा दूंगा, तो एक अंक जीरो, उस पर कोई बार नहीं इसलिए इसको मैं जीरो लग दूंगा, करेक्ट, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब मैं पूरी संख्या लिखूंगा दशमलव हटा के, 10,003, सही बात है, पूरी संख्या लिखूंगा, और इसमें से मैं उस संख्या को घटा दूंगा जिसके ऊपर बार नहीं है, ध्यान रखना इस पूरी 100 हो गया ना, 100 पे कोई बार नहीं है, इसको ले डायरेक्ट मैं 100 कर, दशमलव का इंपॉर्टेंट नहीं है, दशमलव को साइड में कर दो, अब दशमलव का रोल नहीं है, इसलिए डायरेक्ट मैं इसको घटा दूंगा। अब इसको सॉल्व करो, कितना होगा 903/90। अब देखो कटेगी नहीं, क्योंकि कोई संख्या अंश हर में तब तक रहती है, उसको मैक्सिमम हम काटने की कोशिश करते हैं, लेकिन 903 और 90 में कोई भी कॉमन नहीं, कोई संख्या से डिवाइड नहीं होगी, इसलिए इसको डायरेक्टली कैसे लिख देंगे, 903/90। यदि आप इसको कैलकुलेटर से भाग करके देखेंगे तो ये संख्या आएगी, चाहे आप कैलकुलेटर से भाग करके देख लीजिए, एक सिंपल सा आपका एक चीजें हो गई थी, ठीक है ना। तो ये आपको आसानी से इस प्रकार के जब भी सवाल आए तो आप कर सकते हैं, इन्हीं को बोलते हैं रियल संख्या। तो रियल संख्या के बारे में अब आपको समझ में आ गया होगा, यदि किसी प्रकार कोई डाउट है तो प्लीज आप हमारे जो डिस्कशन ग्रुप है
उसमें आप उसको शेयर कर सकते हो डाउट को स्क्रीनशॉट के साथ, हम आपको उसको बताएंगे लाइव क्लास में। अब मैं आगे बढ़ता हूं। अभी तक आपने देखा कि एक संख्या परी कि भाई अब एक संख्या परी परिमेय संख्या। अब मैं आपसे पूछूं, एक संख्या है भाज्य, ये यूपीएससी आपसे पूछती है, और एक संख्या है अभाज्य। क्या होती है भाज्य और अभाज्य संख्याएं, क्या होती है? तो ध्यान रखना, सबसे पहले अगर मैं भाज्य की बात करूं, देखो डायरेक्ट सिंपल सा है। भाज्य संख्या, भाज्य संख्याएं वे संख्या होती है, भाज्य संख्याएं वो संख्या होती है जिसमें स्वयं एवं एक के अलावा अन्य संख्या का भी भाग जाता हो, अन्य कोई भी संख्या का संख्या से विभाजित हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। बस अगर आपसे पूछे कि कोई भी, ध्यान रखना, वे संख्याएं जिसमें स्वयं और एक के अलावा अन्य कोई भी संख्या से वो विभाजित होती है तो उसे भाज्य संख्या कहा जाता है। ध्यान रखना एक इसमें चीज, एक है वो न तो भाज्य है और न ही अभाज्य, ध्यान रखना एक को, ठीक है ना। एक के बारे में ध्यान रखना, एक वन संख्या है, उसको नहीं तो भाज्य माना गया, नहीं अभाज्य संख्या माना गया, ठीक है ना। इसलिए पहली संख्या, जो सबसे पहली संख्या अगर हम देखें तो सबसे अभी तुमने भाज्य के बारे में बताया कि वो सभी संख्याएं जो स्वयं के अलावा और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित होती हो। जैसे आपके समक्ष एक संख्या है 4, अब 4 स्वयं से तो होती है, 4 को 4 से भाग दे सकते हैं हम क्योंकि एक आ जाएगा। 4 एक से भी होती है, बिल्कुल एक से, क्योंकि 4/1 बराबर 4 आएगा। लेकिन 4 एक और 4 ध्यान रखना खुद से भी होती है, एक से भी होती है, इसके अलावा 2 से भी विभाजित होती है, इसलिए 4 क्या है आपकी भाज्य संख्या, ठीक है, क्योंकि वो खुद के अलावा, खुद से और एक के अलावा दूसरी संख्या से भी विभाजित होती है। जैसे और एग्जाम्पल अगर हम आपके समक्ष लिखें, यदि और एग्जाम्पल की बात करें, आपके समक्ष है एक संख्या मान लें 15, तो 15 देख एक तो एक से भी विभाजित होती है, एक खुद 15 खुद से भी विभाजित होती है, इसके अलावा 3 से भी भाग जाता है, इसके अलावा 5 से भाग जाता है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम भाज्य संख्या। लेकिन अगर मैं बात करूं आपसे, बोलूं कि 7, तो 7 में या तो खुद का भाग जाता है या 7 का भाग जाता है, इसके अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाता, इसलिए 7 क्या होगी आपकी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या नियम हो गया। अब मैं बात बोलूं आपसे अभाज्य संख्या के बारे में, देखो अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या ध्यान रखना एक के अतिरिक्त, ध्यान रखना एक के अतिरिक्त, एक को तो हम काउंट करते नहीं है, एक के अतिरिक्त वे सभी संख्याएं, एक के अतिरिक्त वे सभी संख्याएं जिनमें स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता हो, उसे क्या बोलते हैं हम, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है, जिनमें एक को तो हम काउंट करेंगे नहीं, जिसमें एक के अतिरिक्त वे सभी संख्याएं जिसमें स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता, उन्हें हम क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्याएं बोलेंगे। जैसे एक एग्जांपल डायरेक्टली सिंपल से मैंने से एग्जांपल ले लिया 23, अब आप देख लो 23 में 23 खुद से अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता, इसलिए 23 क्या है आपकी अभाज्य संख्या, ठीक है। ये आपका एक सिंपल सा, इसलिए ध्यान रखना पहली अभाज्य संख्या, क्योंकि एक को हम काउंट करते नहीं है, इसलिए पहली अभाज्य संख्या क्या है आपकी, ध्यान रखना 2 है, 2 में खुद के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता। और एक चीज और ध्यान रखना, 2 पहली सम संख्या है, 2 एकमात्र सम संख्या है जिस जो अभाज्य है, नहीं तो हर सम संख्या में 2 का भाग जाए। आप सभी जानते हैं ना, सम संख्या ऑड और इवन,
और सम संख्या का मतलब होता है वे संख्याएं जिनमें 2 का भाग जाता हूं, और विषम संख्याएं वे संख्याएं जिसमें 2 का भाग नहीं जाता हूं। तो पहली सम मतलब एकमात्र सम संख्या 2 है जो अभाज्य है, नहीं तो कोई अन्य संख्या अभाज्य नहीं हो सकती जो सम। इसलिए पहली अभाज्य और एकमात्र सम अभाज्य संख्या 2 है। ध्यान रखना, 2 के अतिरिक्त कोई भी सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं होगी। जैसे आप आगे बढ़े, हम जैसे आप सभी जानते हैं कि सम संख्या विषम संख्या की अगर बात करें, ये तो भाज्य और अभाज्य के बारे में जान गए। भाज्य संख्या वो संख्या होती है जिनमें खुद के अलावा और एक खुद और एक के अलावा किसी अन्य संख्याओं का भी भाग जाता हो, या हम कह सकते हैं एक को छोड़ करके एक और खुद के अलावा अन्य संख्याओं का भाग जाता हो, वो सारी संख्याएं भाज्य संख्या होती है। और अभाज्य संख्या जिसमें खुद के अलावा एक और खुद को छोड़ करके किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता, या हम कह सकते हैं एक के अतिरिक्त वे सभी संख्याएं जिसमें स्वयं के अलावा किसी का भाग नहीं जाता हो, उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अब मामला आपके समक्ष यह आएगा कि भाज्य और अभाज्य की हम बात करते हैं, तो अगर कोई बेसिक चीजें बात करें तो अक्सर मैं बोला हूं कि सबसे पहली प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो वो है 2। अगर मैं बोलूं प्रथम भाज्य संख्या कौन सी है, तो वो है 4, क्योंकि 2 के बाद 3 आता है, 3 अभाज्य संख्या है। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं आपको। अब बात आती है कि मैं मान लूं कि मुझे 2 3 4 का तो पता है, लेकिन यदि मेरे समक्ष कोई संख्या आ गई, मान लो 167, अब मुझसे पूछा गया कि 167 भाज्य है या अभाज्य। तो आप भाज्य अभाज्य का नियम तो जानेंगे, भाज्य संख्या कौन सी होंगी, अभाज्य संख्या कौन सी होंगी, इनको तो जानेंगे। लेकिन अब आपको चेक करना है कि कोई पूछे कि 167 आपसे भाज्य है या अभाज्य है, इसको कैसे चेक करें। तो भाज्य अभाज्य को चेक करने के लिए, की जांच करने के लिए हमें एक काम करना है कि दी गई संख्या, कोई संख्या दी गई है, इसके जस्ट बड़ी वो संख्या लेंगे जिसका पूरा पूरा वर्ग निकल सकता है, जिसको पूरा पूरा वर्गमूल किया जा सकता है। ध्यान रखना, जैसे ध्यान रखना अभाज्य संख्या के नियम क्या है। अभाज्य संख्या की जांच करने के लिए दी गई संख्या से ठीक बड़ी वह संख्या लेंगे जिसका पूरा पूरा वर्गमूल हो, या पूर्ण वर्गमूल संख्या लेंगे, है ना, या पूर्ण वर्गमूल संख्या लेंगे। अब वर्गमूल जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए, जैसे अब 167, अब आपको पता है इसलिए मैंने आपसे बोला था पहले वीडियो में कि आपको वर्ग अच्छे से पता होना चाहिए। अब 167 से ठीक बड़ी कौन सी संख्या है जो किसी न किसी संख्या का वर्गमूल है या वर्ग है। तो आप सभी जानते हैं 167 से आगे जस्ट कौन सी आएगी, 169, और 169 किसका वर्गमूल है, 13 का। अगर हम 13 को 13 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा आपका 169, 169। तो मैंने 167 से ठीक बड़ी संख्या ले ली, कौन सी, 169, 169। अब इसमें क्या हम कहना है, पहली कंडीशन यह है कि ठीक बड़ी संख्या लेकर के उसका वर्गमूल निकालना है ना, ठीक जिसका पूरा पूरा वर्गमूल हो या जिसका वर्गमूल हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले काम क्या करना है, इसका वर्गमूल निकाल दिया 169, 169 का वर्गमूल कितना आया, 13। अब ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना, 1 से लेकर के 13 तक की संख्याओं से इसको भाग देके हम चेक करेंगे। 1 का भाग तो छोड़ दो, 1 को तो लेंगे नहीं हम, 2 से लेंगे, क्योंकि अभाज्य संख्या 2 से चालू होती है। तो हम ध्यान रखना इसमें 2 से चेक करें, तो 2 का भाग नहीं जाता। इसके बाद 2 के बाद अभाज्य, ध्यान रखना जितनी भी अभाज्य संख्या उन्हीं से चेक करेंगे, भाज्य संख्याओं से चेक नहीं करेंगे। अभाज्य संख्या से चेक कर लो, 2 के बाद कितने हो गए, 3, 3 के बाद अभाज्य संख्या कितनी हो गई, 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9 अभाज्य संख्या नहीं होती, क्योंकि 9 में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है। इसके बाद हो गई आपकी 11, और 11 के बाद हो गई आपकी 13। तो सबसे पहला काम क्या करना है, पहली कंडीशन मैंने आपको बताया कि जो संख्या दी गई है उससे ठीक बड़ी वर्ग संख्या लेंगे
उसका वर्गमूल निकालेंगे। जितना वर्गमूल निकलेगा उससे नीचे की जितनी भी अभाज्य संख्या है उन सबसे भाग दे करके चेक करेंगे। यदि उनसे भाग इस संख्या में जाता है तो ये संख्या पूर्णतः भाजित होगी, अदरवाइज नहीं। तो अगर मैं चेक करूं इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भाग नहीं जाएगा। अब अब सबसे बड़ी बात है कि इनको चेक कैसे करेंगे, तो आपको नियम हम बताएंगे कि इसमें भाग जाएगा नहीं जाएगा। अगला इसी चीज को हम करेंगे। अब आप सोचेंगे सर इतनी बड़ी संख्या को कैसे भाग देके देखेंगे, 2 से देंगे, फिर 3 से देंगे, 4 से देंगे, 5 से देंगे, 6 से, जितने भी संख्या उनसे देके देखेंगे। लेकिन कैसे देखें, तो देखो मुझे पता है 2 का भाग कहाँ जाता है। 2 का भाग उस संख्या में जाता है जिस संख्या का इकाई अंक 0 या 2 हो, 0 या सम हो। तो ना तो 0 है ना ही सम है, इसलिए 2 का नहीं जाएगा। 3 का नियम मैं आपको बताऊंगा, 5 का बताऊंगा, 7 का बताऊंगा, 11 का बताऊंगा, 13 का बताऊंगा। सारे नियम आपको बताए जाएंगे। उसके बाद आपको इनका भाग देने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ध्यान रखना, यदि आप इसको देंगे तो ये बिल्कुल बात है, 2 का नियम इसमें बिल्कुल सही बात है। 3 का भाग नहीं जाएगा इसमें, 5 का भी नहीं जाएगा, 7 का भी नहीं जाएगा, 13 का भी नहीं जाएगा। इसीलिए 167 आपकी एक अभाज्य संख्या है। तो कभी भी किसी भी संख्या को चेक करने के लिए, किसी भी की कोई संख्या अभाज्य है या नहीं है, उसको चेक करने के लिए हम इस रूल को फॉलो करते हैं। ठीक है। अगर बात बोले हम कि एक से लेकर के, अगर बहुत सारे और ज्यादा गहराई में अगर हम जाएं इससे ज्यादा, कि भाई प्रथम 3 अंकीय सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, आप सभी जानते हैं 3 अंकीय सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, आप सभी जानते हो 101। क्योंकि 101 सबसे 3 अंक की होगी, सबसे छोटी हो गई और अभाज्य हो गई, क्योंकि इसमें किसी संख्या का भाग नहीं जाता। आज बोले कि सबसे बड़ी कौन सी है 3 अंकों की, वो कितनी 1997। अब देखो मुझे चेक करनी है कि भाई 1997 अभाज्य संख्या है या नहीं। तो इससे ठीक बड़ी मैं क्या लूंगा, एक वर्ग संख्या लूंगा। तो इससे ठीक बड़ी एक संख्या, वर्ग संख्या कौन सी आ जाएगी, 1000। 1000 ठीक बड़ी, मैं इसमें एक वर्ग संख्या लूंगा, 1000 नहीं। 1000 तो वर्ग वर्ग संख्या नहीं होती, घन संख्या होती है। तो इससे ठीक बड़ी में मान लो, आप देख लो, मैं अगर मैं बात करूं कि कौन सी संख्या आएगी 997 के बाद जिसमें कोई न कोई संख्या का वो वर्गमूल जाता है, तो वो संख्या हमें इसमें निकालनी होगी। उसके बाद इसमें चेक करेंगे। तो अगर इसको बात करते हैं हम, तो इसमें सबसे बड़ी बात, अगर आपसे जब भी ऐसे सवाल पूछा है तो इसका वर्ग निकालना है, तो इसकी ठीक बड़ी संख्या आपको वर्ग निकालेंगे और उसका वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है। और वर्गमूल निकालने के बाद जो संख्या आएगी उसकी प्रारंभिक की हम सभी अवैध संख्याओं से इसको भाग देकर के चेक करेंगे। यदि भाग जाता है तो ये भाज्य, अगर भाग नहीं जाता तो ये अभाज्य संख्या हो जाती है। तो इस तरीके से हमें इसको देखना पड़ेगा। ठीक है। तो अभी तक हमें आपको ये बताया कि भाज्य संख्याएं अभाज्य संख्याएं क्या होती है और किस तरीके से ये काम करती है अभी तक। ठीक है। अवैध संख्याओं की जांच का नियम हमने आपको बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, इतना ही ध्यान रखना है बिल्कुल। अगला, अगर हम आगे बढ़े इसमें, अगला आपसे पूछा है कि पूर्ण संख्याएं क्या होती है। देखो बेसिक इंफॉर्मेशन है ये, लेकिन यूपीएससी क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है। जो डेटा इनसफिशियंटी या डेटा सफिशियंसी के जो सवाल आते हैं वो क्वेश्चन इन्हीं से सॉल्व होते हैं, इन्हीं से पूछे जाते हैं। इसलिए आपको पता होना चाहिए। ठीक है। पूर्ण संख्या जिसे बोलते हैं हम होल नंबर। होल नंबर अगर हम बात करें, पूर्ण संख्या की बात करें, तो पूर्ण संख्या वो संख्या होती है जो 0 से स्टार्ट होती है और अनंत तक चलती है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4। ध्यान रखना है माइनस में नहीं होती पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं माइनस में नहीं होती। पूर्ण संख्या कैसी होती है, होल संख्या होती है, 0 से लेकर के अनंत तक चलेगी, लेकिन प्लस में होती है। ठीक है। अगला आपसे पूछा जाए प्राकृतिक संख्या क्या होती है, प्राकृतिक, है ना। नेचुरल नंबर क्या होता है, ध्यान रखना, यूपीएससी पूछती है इनके सवाल कि 2 प्राकृतिक संख्याएं लीजिए, उनको सॉल्व करके चेक कीजिए क्या ये मान आता है नहीं आता, इनमें से कौन सा ए। डेटा इनसफिशियंटी या डेटा सफिशियंटी का जो टॉपिक है वो यहीं से सॉल्व होता है। वहां तो सिर्फ हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन यहीं से आएंगे उसके। तो प्राकृतिक संख्याओं की अगर मैं बात करूं, तो प्राकृतिक संख्या वो संख्या होती है जो 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक चलती है, इनफिनिट। वो सभी संख्याएं आपकी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है। इसके अलावा अगली अगर हम संख्या की बात करें, तो अब अगली संख्या है आपकी पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं
तो पूर्णांक संख्याएं कौन सी होंगी? तो पूर्णांक संख्याओं की अगर मैं बात करूं तो वो संख्याएं होंगी जो माइनस इन्फिनिटी से चलेंगी और प्लस इन्फिनिटी तक चलेंगी, जैसे -3, -2, -1, 0, फिर 1, 2, 3, ऐसे करके प्लस इन्फिनिटी। तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक जो संख्याएं चलेंगी वो सभी संख्याएं आपकी पूर्ण संख्याएं होंगी। इसके बाद आती है सम संख्याएं। सम संख्याएं वे संख्याएं होती है जिन्हें बोलते हैं इवन। सम संख्याएं वे संख्याएं होती है जिसमें जिसका इकाई का अंक या तो 0 हो या वह 2 से विभाजित होती है। दो से विभाजित सभी संख्याएं, दो से डायरेक्ट लिखो, इसमें एक चीज डायरेक्ट करो इसको, जैसे ठीक है, दो से विभाजित सभी संख्याएं आपकी कौन सी होंगी? सम संख्या होंगी। जैसे एग्जांपल करूं मैं, अगर आपके समक्ष एक एग्जांपल ले लूं, जैसे 2 हुआ, 4, 6, 8, 10, 12, ऐसे करके 90, 98, ठीक है ना, ये सभी संख्या क्या होगी? सम संख्या होगी, जिनमें दो से पूरा पूरा भाग जाता है। अगली है आपसे विषम संख्याएं। विषम संख्या किसे कहते हैं? विषम संख्या जिन्हें बोलते हैं ऑड। ऑड और संख्या आप सभी जानते हो, और संख्या वे संख्या होती है जो दो से विभाजित नहीं हो, जिनमें दो का भाग नहीं जाता हो, उनको हम सभी को बोलते हैं विषम संख्या। एक चीज और बता रहा हूं मैं इसमें थोड़ा सा, ये माइनस में हो सकती है और प्लस में हो सकती है, ये माइनस में हो सकती है और प्लस में हो सकती है, ध्यान रखना। माइनस प्लस कुछ भी हो सकती है, लेकिन उनमें दो का भाग जाता हो, प्लस माइनस ऐसे करके अंत तक। ठीक है, इसी प्रकार से ये कौन सी होंगी? विषम संख्याएं वो संख्याएं होंगी जिनमें दो का पूरा पूरा भाग नहीं जाता हो, जिनमें दो का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, वे सभी संख्याएं आपकी विषम संख्याएं कहलाएंगी। जैसे अगर मैं बात करूं, +-1 भी हो सकती है, +-2 भी हो सकती है, +-3, ऐसे करके, सॉरी 2 नहीं होगी, +-3, +-5, +-7, +-9, +-11, ऐसे करके अंत तक मैंने +-99 ऐसे करके चलती रहेंगी। तो वे सभी संख्याएं आपकी विषम संख्याएं कहलाएंगी जिनमें दो का भाग नहीं जाता। ठीक है, अगली बात, ऋणात्मक संख्याएं। ध्यान रखना, यूपीएससी कहती है ना कि ऋणात्मक संख्या नहीं होनी चाहिए। ये ध्यान रखना, आप सोच रहे होंगे कि सीधे सीधी चीजें हमें बता रहे हैं सर, यही क्वेश्चन आते हैं और यही गलत होते हैं। नेगेटिव नंबर की बात मैं करूं, अगर नेगेटिव नंबर की हम बात करें तो नेगेटिव नंबर देखो इसमें, जिनको ये माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होती है और चलते हुए -2, -1, बस यहाँ तक चलती है बस, क्योंकि इसके बाद तो 0 आ जाती है। तो -1 तक चलती है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के -1 तक की संख्याएं, वो सभी संख्याएं ऋणात्मक संख्याएं, नेगेटिव संख्याएं कहलाती हैं। अगर आपसे पूछे यूपीएससी भाई वो संख्या ऋणात्मक नहीं होगी, अर्थात उसका मान ये नहीं हो सकता, ठीक है ना, तो ऐसे सवाल आपसे पूछ, मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने में हिंट देती है, इसलिए आपको पता होना जरूरी है। अगला आपसे पूछे सह अभाज्य संख्या क्या होती है? ये काफी अच्छा पॉइंट है, तो ध्यान रखना, इसको अच्छे से देखो। सह अभाज्य मतलब दो या दो से अधिक संख्याएं होती है, मिनिमम दो संख्या या दो से अधिक हो सकती है, दो या दो से अधिक संख्या, है ना, दो या दो से अधिक संख्याएं, संख्या इसमें क्या है, ग्रुप होता है संख्याओं का। तो दो या दो से अधिक संख्याएं, अधिक संख्याओं का एक खंड, मतलब संख्याओं का एक समूह हो सकता है, समूह होता है, दो संख्या हो सकती है, तीन संख्या हो सकती है, चार संख्या हो सकती है ना, दो या दो से अधिक संख्याओं का समूह जिसमें कोई भी संख्या कॉमन ना हो, कोई भी संख्या कॉमन नहीं हो,
जिसमें कोई भी संख्या क्या नहीं हो, कॉमन नहीं हो, वो संख्या जिसमें, ध्यान रखना, अर्थात मैं फिर कह रहा हूं, ध्यान रखना, वो संख्या दो या दो से अधिक संख्याओं का समूह हो सकता है जिसमें कोई भी संख्या उनमें कॉमन नहीं हो, उनमें कोई भी संख्या का भाग नहीं जाता। ठीक है ना, तो ये चीज आपको देखनी है। ठीक है, तो दो या दो से अधिक संख्याओं का समूह जिनमें कोई भी संख्या कॉमन नहीं हो, अर्थात सभी संख्याओं, अर्थात मैं बोल रहा हूं, अर्थात सभी संख्याओं का एच एल सी एच सी एफ एच सी एफ अर्थात महत्तम समावर्त। महत्तम समावर्त को जानते हो, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो उसमें विभाजित होती है, ठीक है, जिसका सभी संख्याओं में भाग जाता है, उसे बोलते हैं महत्तम समावर्त। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका सब में भाग जाता हूं, वो होती है महत्तम समावर्त। तो ध्यान रखना, दो या दो से अधिक संख्याओं का समूह जिसमें किसी संख्या का भाग नहीं जाए, अर्थात उनका कोई एच सी एफ है, ओनली एक हो, एक हो बस, वो सभी संख्याएं एक साथ होती है, वो अभाज्य सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दूं, अगर मैं आपसे बोलूं दो और चार, तो दो और चार कभी भी सहभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इनमें दो अभी कॉमन है, इसलिए एक और दो आपकी सहभाज्य संख्या हो सकती है, लेकिन दो और चार नहीं हो सकती, क्योंकि ध्यान रखना, एक के अलावा कोई और संख्या उनमें कॉमन नहीं हो सकती, एक के अलावा उनका कोई में से नहीं हो सकता, वो सभी संख्याओं का समूह सहभाज्य संख्या कहलाता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई संख्या, जैसे मान लो दो, चार और छह, तो क्या ये सहभाज्य संख्या है, तो आप बोलना बिल्कुल नहीं, क्योंकि इनमें दो अभी कॉमन है। अगर ये हो जाएगा एक, दो और तीन, ये सहभाज्य संख्या, क्योंकि इनमें कोई भी, एक के अलावा कोई संख्या अभी कॉमन नहीं है, इन्हें बोलते हैं हम सहअभाज्य संख्या। तो सहअभाज्य संख्या वह संख्या होती है जैसे तीन और पांच, इनमें कोई कॉमन नहीं है, जैसे दो, सात और 11, इनमें कोई कॉमन नहीं है, एक के अलावा किसी अन्य संख्या का इनमें भाग नहीं जाता, अर्थात इनका कोई महत्व नहीं है, इनका महत्तम समावर्त एक ही है बस। कैसे, अगर मैं बात बोलूं, एक संख्या है चार, आठ और 12, अब ये क्या नहीं होगी, ये कभी भी सहभाज्य संख्या नहीं होगी, क्योंकि चार इनमें कॉमन है, क्योंकि चार का एक, इसका दो और इसका तीन, तो इसको, इसका संख्या को इसमें बदल सकते हैं, है ना, इसलिए इसको लिया जाता है जिसका मिनिमम महत्तम समावर्त एक हो, क्योंकि यहाँ तो महत्तम समावर्त तो चार है, क्योंकि चार, इन तीनों में चार वह संख्या है जो तीनों से विभाजित होती है, ठीक है ना, चार वह अधिकतम, में से का मतलब आप सभी जानते हैं, में से का मतलब होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई संख्याओं में पूरा पूरा भाग जाता है, उसे बोलते हैं हम ए महत्तम समवर्त, एच सी एफ। और एक होता है एल सी एम। ध्यान रखना, इसमें तो क्या है, बड़ी से बड़ी, ये ध्यान रखना, थोड़ा सा कॉमन चीज है। एच सी एफ जिसे बोलते हैं हिंदी में मैस है, और इसको बोलते हैं लेस है, इसको बोलते हैं लघुत्तम समावर्त, उसको बोलते हैं महत्तम समावर्त। तो एच सी एफ का मतलब क्या होता है, बड़ी से बड़ी संख्या जिसका 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 दी गई, मैं इधर लिखता हूँ इसको थोड़ा स्पष्ट क्लियर करके, ताकि आपको ये याद रहे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। एलसीएम एचसीएफ निकालते समय आपको ये चीजें ध्यान रखनी कि कैसे निकालना है। तो देखो, अगर मैं आपसे यहाँ लिखूं, अभी तक सहभाज्य संख्या में बता रहा था कि सहभाज्य संख्या है वो दो या दो से अधिक समूह की संख्या हो सकती है जिनमें एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता, ठीक है। तो ये आपको पता ही लग गया। अब चार, आठ और 13 ये हो सकती है, ध्यान रखना, तीन संख्या है, अब चार का इसमें तो जा रहा है, इसमें जा रहा है, लेकिन इसमें नहीं जा रहा, तो इनका एच सी एफ कितना हो गया, एक। आप ये मत सोचना चार का आठ में जा रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता, तीनों में जाना चाहिए, ठीक है। अगर चार और आठ ये दोनों नहीं हो सकते, लेकिन चार, आठ और 13 हो सकते, तो वो सभी संख्याएं आपकी क्या हो जाती है, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। अब मैंने आपको बताया था एच सी एफ, और एच सी एफ को बोलते हैं हिंदी में महत्तम और समावर्तक, में से बोलते हैं इसको। ये क्या होता है, बेसिकली देखो, एच में से क्या होता है, में से का मतलब होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका
दी गई सभी संख्याओं में पूरा पूरा भाग जाता, वह क्या होती है? महत्तम समावर्त। इसमें एक एग्जांपल दूं। मान लो कोई संख्या है 9, 27, 81। इसमें वह बड़ी से बड़ी संख्या, इनका बोला आपसे कोई मैथ है क्या? तो में से हम क्या निकालेंगे? में से निकालेंगे, आप सभी जानते हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका पूरा भाग जाता, सभी संख्याओं में भाग जाता। तो इनका क्या करते हैं? हम खंडन करते हैं। इसको खंडन करूंगा 3 इंटू 3, इसको खंडित करूंगा 3 इंटू 3 इंटू 3, इसको करूंगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो मुझे सबसे बड़ी संख्या इसमें ये इसमें जा रही है और ये इसमें जा रही है, इसलिए सबसे बड़ी संख्या होगी 9, जिसका इन तीनों संख्याओं में भाग जाएगा। तो इनका में से कितना हो जाएगा आपका? 9। ऐसे ही अगर मैं मान लो कोई संख्या आपको दी गई है, मान लो चेक करने वाली बात है कि कैसे पता लगे। मान लो कोई संख्या 28 है, कोई संख्या आपको मतलब 48 दे दी, कोई संख्या आपको मान लो 54 दे दी, ऐसे कोई संख्या दे दी। तो अब इनमें कॉमन खंड निकालो। इनमें में से निकालने के लिए कॉमन खंड निकालते हैं। तो हमें ध्यान क्या रखना है? वह संख्या निकालनी जिस जो बड़ी से बड़ी संख्या जिसका इसमें भाग जा सके। तो मैं इनको खंडित कर लेता हूँ। 2 इंटू 7 इंटू 2, इसका तो ये खंड होगा 2 दूनी 4 और 4 7 28। इसी पर क्या करूंगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 दूनी 4, और ऐसा कितना होगा? इसको मैं और तोड़ूंगा 48 को, तो 48 को एक तो 24 से तोड़ दूंगा, और 2 इंटू 24 को मैं तोड़ दूंगा, 2 इंटू 12 से तोड़ दूंगा, और इसको और तोड़ूंगा मैं, और खंडित कर जाते तो इसको 6 से तोड़ दूंगा, इसको और करूंगा और करूंगा और करूंगा और करूंगा, ऐसे। ये हो गया ना इसका खंड। ठीक है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2, ये इसको खंड। सबसे पहले आपको क्या है? उसको बिल्कुल खंडित कर देना है संख्या, छोटी छोटी संख्याओं में। अब इनमें कोई कॉमन नहीं बची ना, अब बिल्कुल। अब ये 2 तो और नहीं टूट सकता, या 3 और नहीं टूट सकता। इसी प्रकार 54 करेंगे हम। देखो, 54 को पहले 2 इंटू 27 करो। अब 2 तो टूटेगा नहीं, इसको छोड़ दो। 27 को तोड़ लो, 9 इंटू 3। अब 2 और 3 तो टूटेंगे नहीं, अब 9 को तोड़ के देख लो, 3 इंटू 3। ठीक है, तो 27 का ये हो गया। अब आपको ध्यान है, अब इनमें कॉमन कौन सी है तो निकाल दो। एक तो ये 4 कॉमन है, ये 4 कॉमन है। एक मिनट, 4 नहीं है, इसमें 2 कॉमन है, इसमें भी 2 है, और इसमें भी 2 है। इसलिए ध्यान रखना, इन तीनों संख्याओं में केवल 2 ही वह संख्या होगी सबसे बड़ी जिसका पूरा पूरा भाग जा सकता है। क्योंकि और कोई संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें 7 है तो यहाँ 7 नहीं है, इसमें 2 है तो इसमें एक और 2 नहीं है, एक ही 2 है। तो जो कॉमन कितना है? एक कॉमन हो गया, एक कॉमन हो गया, और एक कॉमन हो गया। इसलिए इसका महत्तम समावर्त आपका कितना होगा? 2। तो इन दी गई 3 संख्याओं में से 2 सबसे बड़ी संख्या होगी जिसका इन तीनों संख्याओं में भाग जा सकता है, उसे बोलते हैं महत्तम समावर्त। अगला है LCM, जिसे बोलते हैं हम लघुत्तम। इसका नहीं, ये दोनों चीजें ध्यान रखना, ध्यान से सुनो। लघुत्तम समावर्त क्या होता है? वह संख्या होती है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें, इसमें ध्यान रखना खुद में जाता है, जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता, जिसमें ध्यान रखना इस संख्या में भाग दिया जाता है। HCM में क्या उसका दिया जाता था। तो इसमें देखो, अब मान लो कोई संख्या दी है, मान लो 15 है, एक संख्या दे दी, मान लो आपका एक 15 हो गई, एक आपका हो गया एक 25 हो गई। ठीक है ना? ऐसे मान लो एक हो गई 5, ऐसे कोई 3 संख्या आपको दे दी। अब आपसे पूछा गया कि इनका HCF ने एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए ध्यान रखना, हमें वह बड़ी से बड़ी संख्या चूज करनी होगी जिसमें इन तीनों का भाग जाता, सॉरी वह छोटी से छोटी संख्या लेनी पड़ेगी जिसमें इन तीनों का भाग जाता। तो वो निकालने के लिए क्या करते हैं? हम इसको ऐसे तोड़ते हैं, 5, 15 और 25। इसको एक बार 5 से भाग दे लेंगे, एक, ये 3 और ये 5। फिर इसको, आपको पता है अब कॉमन है नहीं, अब इसको फिर 5 से भाग दे लेंगे हम, तो 1, 3 और 1 हो जाएगा। फिर 3 से भाग दे लेंगे, 1, 1 और 1। ठीक है ना? इस तरीके से इसको हम तोड़ लेंगे। अब हमने तोड़ा तो इनको गुणा कर लेते हैं, कितना? 5 इंटू 5 इंटू 3। तो ये इसका क्या हो जाएगा आपका? LC। तो 50, 25 और 25 75। 75 वह सबसे छोटी संख्या होगी जिसका
जिसमें इन तीनों का भाग जाए। 75 वह सबसे छोटी संख्या होगी जिसमें इन तीनों का भाग जाएगा। और एग्जांपल दे लेता हूं मैं, जैसे मान लो आपके समक्ष है एक संख्या 24 है, एक संख्या मान लो आपकी 60 है, एक संख्या मान लो आपकी 120 है। अब इनका आपको क्या निकालता है? एलसीएम निकाल। ये बहुत जगह काम आएगा। अब इनका एलसीएम निकालना है तो आप सभी जानते हैं कि मुझे इनका क्या करना पड़ेगा। एलसीएम निकालने का फॉर्मूला है ये 24, 60 और 120। सबसे पहले ध्यान रखना, शुरू स्टार्ट करो 2 से। 2 से किया, 2 का ये 12 हो गया, ये 30 हो गया, ये 60 हो गया। फिर 2 का जाएगा, 2 का देख लो, ये 6 हो गया, ये 15 हो गया, ये 30 हो गया। फिर 2 का 2। ध्यान रखना छोटी से बड़ी संख्या की ओर बढ़ना है, नहीं तो कई बार गड़बड़ी होगी। पहले छोटी छोटी संख्या दो। ये 3 हो गया, ये 15 हो गया और 15 हो गया। ठीक है, अब 2 का भाग नहीं जाएगा। अब हम देखे देखते 3 का। तो 3 का इसमें गया एक बार, इसमें 5 बार, और इसमें इसमें 5 बार गया। ठीक है, अब हम इसके अलावा किसका दे देते हैं? 5 का दे लेते हैं। जब तक एक एक ना हो तब तक देते चलना है। जब तक ये एक एक ना हो तब तक देते चलना है। तो अब 1 हो गया यहाँ। अब इन सबको गुणा कर लेंगे, बस यही यहाँ पर क्या हो गया? LCM। तो गुणा करो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 या 24, और 24 पिंजो 120। 120 वह छोटी से छोटी संख्या होगी जिसमें इन तीनों का भाग जा सकता है। आप देख सकते हो 24 में भी 120 का भाग जाएगा, है ना। 60 में 60 का भाग अगर 120 में देंगे तो भी जाएगा, और 120 का 120 में देंगे तो भी, क्योंकि छोटी छोटी लेनी, हमें बड़ी नहीं लेनी। ऐसे तो संख्या 240 भी होती है, 240 में भी इनका भाग जाएगा, लेकिन हमें छोटी से छोटी लेनी, उस संख्या को बोलते हैं हम एलसी। तो एचसीएफ और एलसीएम इस तरीके से आप निकालिए। एलसीएम इस तरीके से निकालते हैं। अब इसका मैं एचसीएफ निकालू इसी संख्या का, देखो कि इसका महत्तम समवर्त क्या होगा? 24, 60 और 120। अब मैंने एचसीएफ की अगर मैं बात करूं, जिसे बोलते हैं महत्तम समावर्त, उसका मतलब क्या होता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी में जाता हो जिसका भाग। तो इसको हम खंडित कर लेंगे। 24 को तोड़ लो पहले, फिर 60 को तोड़ लो, और फिर 120 को तोड़ लो। 24 को तोड़ूंगा मैं 2 इंटू 12, फिर और आगे तोड़ूंगा 2 इंटू 2 इंटू 6, फिर और आगे ब्रेक करूंगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ये तो हो गया आपका 24 ब्रेक डाउन हो गया। इसको विभाजित कर दिया हमने। इसी प्रकार 60 को मैं करूंगा 2 इंटू 30, और आगे करके देखूंगा 2 इंटू 2 इंटू 15। सही बात है। और आगे करके देखूंगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब इससे ज्यादा नहीं तोड़ेगी। ठीक है, इसी प्रकार 120 को तोड़ूंगा 2 इंटू 60, 2 इंटू 2 इंटू 30, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 15। और आगे करूंगा इसको, और आगे देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 15, 3 इंटू 5। ठीक है ना। अब इनमें कॉमन क्या है? एक दो यहाँ है, एक दो यहाँ भी है, एक दो यहाँ भी है, एक दो यहाँ है। तो एक तो 2 कॉमन हो गया। फिर दोबारा देखते हैं, ये 2 यहाँ भी है, ये 2 यहाँ भी है, ये 2 यहाँ भी है, ये 2 यहाँ भी है। तो एक ये हो गया कॉमन। सबको गुणा करते जाना है, जो कॉमन है तीनों में उसको गुणा करते जाएंगे। अब एक दो यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, इसलिए 2 अब कॉमन नहीं। फिर 3 पे जाते हैं, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, और 3 यहाँ भी है, इसलिए 3 को और गुणा करते हैं। इसके अलावा अदर संख्या 5 पहली संख्या में नहीं है, इसलिए 5 को हम नहीं लेंगे। 5 इसमें और इसमें तो है, लेकिन पहली में नहीं, इसलिए उसको नहीं लेंगे। तो इसको गुणा कर दो, ये हो गया आपका एचसीएफ। तो 2 दूनी 4, और 4 किया 12। 12 वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो इनमें कॉमन होगी। इसके अलावा कोई बड़ी संख्या नहीं होगी जिसका भाग इन तीनों में किया जा सके, उसे बोलते हैं हम एचसीएफ। इस तरीके से आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो बेसिकली अभी तक मैंने आपको इस वीडियो के अंतर्गत एक इंट्रोडक्शन वीडियो था ये, कल एक तरह से हम इस तरीके से धीरे धीरे चीजों को पढ़ाएंगे। और हो सकता है कई सोचते हो कि नहीं सर ये बिल्कुल जो कैंडिडेट नहीं मुझे तो आता है। देखो भाई, जो आता है हम सभी को साथ में लेके चल रहे हैं। आपको आता है अच्छी बात है, हम बेसिक से हाई लेवल पे पहुंचेंगे तब भी आपको जरूरत पड़ेगी इन चीजों की। इसलिए प्लीज आप सभी इन चीजों को अच्छे से करें, अच्छे से इनको सीखें। और यदि किसी प्रकार का आपको डाउट हो तो आप हमसे जरूर पूछें। किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप जरूर पूछें। लेकिन इस तरीके से क्लास आपको लगाई जाएगी, और इसी की जो सॉल्व पीडीएफ हो सकता है कई जगह हम सॉल्व पीडीएफ है, इस सॉल्व पीडीएफ भी आपके साथ कई बार शेयर करेंगे, ताकि आपको इसको दोबारा देखते समय ये चीजें समझ में आ जाए। तो इस तरीके से हम इसको रखेंगे। प्लीज कोई ज्यादा बड़ा इसमें आप देख सकते हो फीस का स्ट्रक्चर, कोई खास फीस का स्ट्रक्चर नहीं रखा गया। ये पूरा इसमें इसी तरीके से मैथ रीजनिंग कंप्रेंशन कराया जाएगा। ये यूपीएससी स्टेट पीसीएस सभी एग्जामों के लिए, जहाँ बेसिक मैथ से लेकर के काफी हद तक इंपॉर्टेंट मैथ आती है, सभी को इसमें अच्छे से क्लियर करवाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इसको ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर करें, ताकि सीसेट की समस्या
या मैथ की समस्या, रीजनिंग की समस्या को आप परमानेंटली आपके यहाँ से समाधान कर सकें, इसलिए इस समाधान बैच को आपके लिए शुरू किया गया है। आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करते हैं किसी प्रकार का यदि आपको कोई डाउट है, कोई है, तो हमारा डिस्कशन ग्रुप है, उसमें आप डाल दें। यदि जैसे आप एडमिशन लेंगे तो आपको एक प्राइवेट ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा, उसके बाद वहां भी आप अपने किसी भी प्रकार के डाउट है उसको डाल सकते हैं, और पूरी डिटेल आपको शेयर कर रखिए। इस पीडीएफ के साथ में आपको कुछ चीजें और मिल जाएंगी। आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।